हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने अपने चैनल लेट्स स्ट्राइव पर यूपी टेट की एक फ्री सीरीज शुरू की है, जिसमें हम सीडीपी और हिंदी को कवर कर रहे हैं। सीडीपी और हिंदी की हमने 5 से 6 क्लासेस कर ली हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा, और इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट सीडीपी की क्लास 6। तो आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं। तो विकास के सिद्धांत हैं, सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास दर का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, विकास सहसंबंध का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत, परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास पूर्वानुमानित है। तो चलिए दोस्तों, इन सभी सिद्धांतों को एक एक करके समझ लेते हैं। दोस्तों, इन सभी सिद्धांतों को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वृद्धि और विकास क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा, विकास एक बड़ी व्यापक प्रक्रिया होती है जिसमें वृद्धि एक छोटा सा हिस्सा होती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं वृद्धि को। तो देखिए दोस्तों, वृद्धि का अर्थ होता है जिसमें हमारे शारीरिक अंगों का विकास होता है, यानी हम कह सकते हैं शारीरिक अंगों का विकास वृद्धि कहलाता है। जैसे लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना। तो देखिए दोस्तों, वृद्धि के अंतर्गत जितने भी परिवर्तन होते हैं उन सभी परिवर्तन को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। जैसे लंबाई को मापा जा सकता है और वजन को तोला जा सकता है, यानी कि वृद्धि मात्रात्मक होती है। आगे देखिए, वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है और यह परिपक्वता के बाद रुक जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं विकास को। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। सार्वभौमिक का अर्थ होता है कि विकास की प्रक्रिया सभी जीवों में होती है, फिर चाहे वो जीव कोई मनुष्य हो या कोई पक्षी हो, यानी कि सभी जीवों में विकास की प्रक्रिया होती है। तो देखिए दोस्तों, विकास का अर्थ होता है जिसमें मानसिक परिवर्तन होते हैं। मानसिक परिवर्तन जैसे हमारे सोचने में परिवर्तन होना या हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना, यानी कि विकास में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सभी परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि इन परिवर्तनों को हम देख नहीं सकते हैं, इन परिवर्तनों को सिर्फ हम समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वृद्धि और विकास को पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है। यानी कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत रूप से चलती रहती है और जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। यानी कि विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है और तब तक चलती है जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, शैशवावस्था में विकास की गति तीव्र हो जाती है और बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। तो यानी कि विकास की प्रक्रिया घटती बढ़ती रहती है, लेकिन विकास की प्रक्रिया कभी भी रुकती नहीं है। अगला सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, विकास दो दिशाओं में होता है। सबसे पहले होता है सिर पदाभिमुख और दूसरा होता है समीप दूराभिमुख। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिर पदाभिमुख का सिद्धांत। तो देखिए, इसका अर्थ होता है विकास सिर से पैर की ओर होता है। जैसे पहले बच्चे के सिर का विकास होता है, फिर धड़ का, और फिर भुजाओं का, और फिर पैरों का विकास होता है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यूपी टेट पेपर में काफी बार ये पूछा भी जा चुका है। देखिए दोस्तों, एक बच्चे के सबसे पहले सर का विकास होता है, उसके बाद उसके धड़ का विकास होता है, और फिर उसकी भुजाओं का विकास होता है, और सबसे बाद में उसके पैरों का विकास
होता है। तो देखिए दोस्तों, यूपी टेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास सिर से पैर की तरफ होता है या पैर से सिर की तरफ होता है। सही आंसर क्या होगा इसका? विकास सिर से पैर की ओर होता है। अब हम समझ लेते हैं समीप दूराभिमुख को। तो देखिए इसका अर्थ है विकास शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है। जैसे इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद बाहरी विकास होता है। यानी कि यह उस विकास को संदर्भित करता है जो शरीर के केंद्र से निकलकर बाहरी सीमाओं की तरफ अग्रसर होता है। इसमें सबसे पहले बालक की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद बाहरी विकास होता है। यानी कि सबसे पहले शरीर के भीतरी अंगों का विकास होता है और फिर बाहरी विकास होता है। अब हम समझते हैं विकास दर का सिद्धांत। तो देखिए इसमें पॉइंट है, विकास दर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। जैसे दो बच्चों की लंबाई अलग अलग दर से बढ़ती है। वृद्धि और विकास की दर में व्यक्तिगत अंतर होते हैं। विकास की दर प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। तो जिस तरह से दो बच्चे समान एज के होते हैं, उनमें से एक की लंबाई अधिक हो जाती है तो एक की लंबाई छोटी रह जाती है। तो ये सब विकास की दर के कारण होता है। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो देखिए प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों के बीच व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती हैं। तो सभी बच्चों में विकास की प्रक्रिया यही होती है, लेकिन फिर भी बच्चों में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी कि विकास सभी व्यक्तियों के लिए अद्वितीय होता है। जैसे जुड़वा बच्चों में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे उनकी आदतें अलग अलग होना, उनकी रुचि अलग अलग होना। यानी कि किसी बालक में कुछ विशेषताएं और व्यवहार शीघ्र विकसित हो जाते हैं तथा कुछ बालकों में कुछ व्यवहार और विशेषताएं देर से विकसित होते हैं। यानी कोई भी बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं हो सकता है। सभी बालकों में अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं विकास सहसंबंध का सिद्धांत। तो देखिए विकास के प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगला पॉइंट देखिए, सभी प्रकार के विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो देखिए दोस्तों विकास के 4 आयाम होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक। ये चारों आयाम एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, जैसे एक बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसमें बेहतर सामाजिकता और भावनात्मकता का भी विकास होगा और उसमें मानसिकता का भी विकास होता है। यानी कि बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। एक सूफी नाम की लड़की है और उसकी उम्र के लिए उचित वजन और ऊंचाई है। उसके पास एक अच्छी तरह से विकसित भाषा क्षमता भी है और उसके पास संवाद करने की भी क्षमता है। यानी कि विकास शारीरिक और मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर रहता है। अब हम बात करते हैं एक रूपता के सिद्धांत की। तो देखिए विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है। जैसे बालकों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है, चाहे वे बालक किसी भी देश के हों। एक रूपता का अर्थ होता है यानी कि सभी बालकों का विकास एक समान रूप से होता है। तो देखिए दोस्तों, बालक कोई भी हो उसमें अगर भाषा का विकास होगा तो सबसे पहले वो अल्फाबेट बनाना सीखेगा, उसके बाद वो वर्ड्स बनाना सीखेगा, उसके बाद वो सेंटेंसेस बनाना सीखेगा और दोस्तों उसके बाद ही वो भाषा को बोलना सीख पाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये भाषा सीखने का एक निश्चित क्रम है और ये क्रम सभी बच्चे में एक समान होता है। फिर चाहे वो बच्चा किसी भी देश का हो, सभी में विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है। तो इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में ही होगा। सबसे पहले बच्चे के सिर का विकास होगा, उसके बाद बच्चे के धड़ का विकास होगा। तो यानी कि ये विकास की प्रक्रिया सभी में एक रूपता, सभी में एक समान होती है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत।
तो देखिए, वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे यदि कोई बालक किसी कार्य को सीखने के लिए अभिप्रेरित है, लेकिन उस कार्य के लिए अभी उसका भौतिक विकास पर्याप्त नहीं है, तो वह बालक उस कार्य को सीखने में असमर्थ होगा। तो देखिए दोस्तों, विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यदि कोई बालक किसी कार्य को सीखने के लिए अभिप्रेरित तो है, लेकिन वह अभी उतना परिपक्व नहीं हुआ है कि वो उस कार्य को सीख सके, तो वह उस कार्य को सीखने में असमर्थ होगा। क्योंकि दोस्तों, सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, एक साल का बच्चा है और आप उसको साइकिल सिखाना चाहते हैं, तो क्या वो साइकिल सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है। उसके बॉडी में या उसके शारीरिक अंगों में अभी इतनी परिपक्वता नहीं आई है कि वो साइकिल चलाना सीख ले। यानी कि अधिगम तब तक नहीं हो सकता है जब तक बच्चा मैच्योर ना हो जाए, उसका शारीरिक विकास पूरी तरह से ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एकीकरण के सिद्धांत की। तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और उसके बाद विशिष्ट भागों को चलाना सीखते हैं और बाद में उन भागों का एकीकरण करना सीखते हैं। एकीकरण के सिद्धांत का अर्थ है, इसमें बालक सबसे पहले अपने संपूर्ण अंग का प्रयोग करते हैं और उसके बाद विशिष्ट भागों को चलाना सीखते हैं। जैसे पहले बच्चा अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, यानी कि बच्चा अगर किसी भी चीज को पकड़ता है तो उसको पूरे हाथ की मदद से पकड़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वह उंगलियों को चलाना शुरू करता है। अब हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की, विकास अनुमानित है। तो देखिए, एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, विकास अनुमानित होता है, या यूं कह सकते हैं कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बालक की वृद्धि और विकास की गति को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में बालक की लंबाई कैसी होगी या बालक किस तरह का बनेगा। तो इसी तरह से हम उसकी मानसिक योग्यताओं के सहारे यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसका मानसिक विकास किस तरह का होगा। ये सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल हम इसकी श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि ऐसा ही होगा। हम सिर्फ इसका अनुमान लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। दोस्तों, हमने अपने चैनल लेट्स सब्सक्राइब पर यूपी टेट की एक फ्री सीरीज शुरू की है, जिसमें हम सीडीपी और हिंदी को कवर कर रहे हैं। सीडीपी और हिंदी की हमने 5 से 6 क्लासेस कर भी ली हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा।